हेलो, हेलो, हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए अपन कर रहे हैं टेस्ट सीरीज और विथ है डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में। और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज ये होने वाली है, आज की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमारा जो नंबर है वो है ये 33 नंबर की टेस्ट सीरीज है। और इसके साथ ही हम इसमें जो है 360 डिग्री रिवीजन की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि जहां जैसा क्वेश्चन आता है उसके अनुसार जो है चहुआयामी रिवीजन करने की बात करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स अगर 2026 के लिए बात की जाए, नेगेटिव मार्किंग जुड़ चुकी है। बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि चीज़ों को बार बार क्या किया जाए, रिवीजन किया जाए। और आप भी जो है इससे जुड़ करके अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर इसका जो है क्या कीजिएगा, लाभ लीजिएगा। चलिए हम जो है अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर तरीके से आ रहा होगा। चलिए, चूंकि रिकॉर्डेड क्लास है, आपसे बात नहीं हो सकती, ना ही पता चल सकता कि सब कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से हैं, ऐसी आशा ही कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने। और हमेशा याद रखिएगा, युद्ध तो अभ्यास से जीते जाते हैं। क्या? युद्ध तो अभ्यास से जीते जाते हैं, बाकी युद्ध भूमि में सफलता के प्रमाण दिए जाते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका जो है परिणाम आएगा। और इसके प्रमाण जो है आपको कहाँ देना है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में 26 अप्रैल को जो है इसके क्या देना है, प्रमाण देना है। कितना बेहतर तरीके से आपने अभ्यास किया है आपके ये वहां पर पता चलेगा। बाकी आप अगर डेली टेस्ट देना चाहते हैं, जो यहाँ पर क्लास होती है उसके टेस्ट देना चाहते हैं, रिवीजन टेस्ट देना चाहते हैं, जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल पर। और इसमें जो है आपका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण लैंग्वेज भी यहाँ पर जो है डुअल लैंग्वेज में कर चुके हैं। इसमें जो क्या होगा कि हिंदी और इंग्लिश से जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं कि हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, तो इंग्लिश में जो है आप यहाँ से देख सकेंगे। साथ ही साथ इनका परीक्षा में भी क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए एक एक चीज़ों को जो है, एक एक बातों को अपना ध्यानपूर्वक चीज़ें करते हैं। बस बने रहिएगा, ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। यकीन मानिएगा आपके लिए बेहतर प्रयास ये होने वाला है। कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसमें, वैदिक साहित्य में बात करते हैं, तो वैदिक साहित्य में फ्रेंड्स एक चीज है जिसका नाम है वेद। ठीक है, वेदों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या लिखे गए थे, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, तो आप कहेंगे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में जो है यहाँ पर क्या लिखे जाते हैं, और भी चीजें लिखी जाती हैं, जैसे कि उपनिषद की या आरण्यक की बात करें, आरण्यक की रचना की जाती है। किसकी? आरण्यक की रचना की जाती है। देन इसके बाद में जो है, आरण्यक के बाद में और भी ग्रंथ आते हैं, जैसे कि वेदांग आते हैं। क्या आते हैं? वेदांग आते हैं। वेदांगों की रचना होती है। इसी दौरान जो है, इसके बाद में जो है उपनिषदों की रचना होती है। किसकी रचना होती है? उपनिषदों की। तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं वैदिक साहित्य का ही हिस्सा है। उपनिषदों में जहां आत्मा परमात्मा के चिंतन की चर्चा मिलती है, वेदांग जो है इनका अर्थ होता है वेद प्लस अंग। वेदों को समझने के लिए जो 6 वेदांग बनाए गए थे, जिनका नाम है व्याकरण, निरुक्त, कल्प। और ये जो है जैसे कि बहुत सी ग्रंथ है व्याकरण वगैरह समझने के लिए, कैसे उच्चारण करना है, कैसे शब्द को बोलना है, इसके लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इनकी संख्या है 6। आरण्यक जो है ये वनों में कहानी के रूप में सुनाए जाते थे, गद्य के फॉर्मेट में होते थे। ब्राह्मण जो है ये भी ग्रंथ का नाम है। वेदों को सही तरीके से समझाने के लिए इनमें जो है टीका टिप्पणियां ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिल जाती हैं। और वेद जो क्या है, ये मूल चीजें हैं। क्या है? मूल चीजें हैं। इसके समय यहीं पर जो है बाद में जो है पुराणों की रचना भी की जाती है। कहानी के रूप में जो है इन वेदों को समझाने के लिए सभी ग्रंथ जो है वेदों के कहीं ना कहीं क्या है, अंग है। ध्यान रखिएगा। अब
प्रत्येक वेद के क्या होते थे, कुछ ना कुछ क्या होते थे, ब्राह्मण ग्रंथ होते थे और उस ब्राह्मण ग्रंथ में उस वेद संबंधी बातें, टीका टिप्पणियां जो भी हैं, कमेंट वगैरह, इसमें जो है तरह तरह की जो है बातें होती थी। तो हर वेद के क्या होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। क्या आपको सब कुछ जानने की जरूरत है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। क्या जानने की जरूरत है? 4 वेद और चारों के ब्राह्मण ग्रंथ आप याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। देखिएगा, अगर आपसे पूछे ऋग्वेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ बताइएगा, तो मुख्यतः आपको ध्यान रखना है ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? ऐतरेय और कौशिक ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये किसके हैं? ऐतरेय और कौशिक ये ऋग्वेद के जो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा, तो आप जो है पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी जो है रोज क्लास देखना है आपका, बहुत अच्छा रिवीजन होगा। तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिक किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। सामवेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो तांडय, तांडय और पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं। यजुर्वेद का ध्यान रखना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। और अथर्ववेद का ध्यान रखना, गोपथ नाम का ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का है। ऐसे ही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? आप क्या बताएंगे? यजुर्वेद का है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो है 360 डिग्री रिवीजन, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। देखिएगा, रिवीजन के लिए कुछ प्रश्न जो यहाँ पर रखे गए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, अपन चर्चा कर चुके हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण है, दूसरा कौन सा है? कौशिकी नाम का ब्राह्मण है। तो ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद के हैं। सामवेद का मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? एक नाम बताएंगे पंचविश का और दूसरा नाम बताएंगे किसका? तांडय का नाम बताएंगे। तीसरी बात करते हैं अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम क्या है? गोपथ है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा का रेवा नाम से उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है? रेवा नाम से उल्लेख मिलता है। एमपीपीएससी का ये प्रश्न है, पिछली साल का, इसमें पूछा गया था। नर्मदा का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। जो ये ब्राह्मण ग्रंथ होते थे ना, ब्राह्मणों की लेखन शैली, ब्राह्मण ध्यान रखिएगा व्यक्ति या जाति का नाम नहीं है, ठीक है, ये ग्रंथों का नाम है। तो इनकी लेखन शैली कैसी होती थी? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे गद्य शैली में लिखे जाते थे। कैसे लिखे जाते थे? एक कथानक फॉर्मेट में लिखे जाते थे, ताकि चीजें जो है हमें स्पष्टता के साथ में कहानी के फॉर्मेट में पढ़ करके समझ में आ जाए। फिर आपसे पूछे रत्नन की जानकारी, रत्नन क्या होते थे? वैदिक काल में जो 12 अधिकारी होते थे उनकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? तब आपका जवाब क्या होगा कि 12 रत्नन की जानकारी हमें जो है शतपथ ब्राह्मण में ही देखने को मिल जाती है। किसमें मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में देखने को जानकारी मिल जाती है। और बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब मैं ऐतिहासिक दृष्टि से बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? ऐतिहासिक दृष्टि से, तो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक जानकारी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। देन ऋग्वेद के बाद जो है हमें शतपथ ब्राह्मण में जो है दूसरे नंबर पर शतपथ ब्राह्मण में जानकारी देखने को मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरा वैदिक महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं। मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में बता देना है, चीजें जो है हलवा बन जाएंगी, याद रखिएगा। अपना भी क्या है, इसमें लंबा एक्सपीरियंस होने वाला है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? विच फॉरेन ट्रेवलर कैम टू इंडिया फर्स्ट? तो सबसे पहले जो भारत आने वाला विदेशी यात्री था वो कौन सा? डाइमेकस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये बिंदुसार के समय पर आया था। किसके समय पर आया था? बिंदुसार के। मेगास्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया था। किसके समय पर? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया था। बात करूं तो ये 304 ईसा पूर्व में आता है। कब आता है? 304 ईसा पूर्व में। 299 तक जो है ये रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लगभग ये 5 वर्ष जो है भारत में रहा हुआ था। और इसकी रचना का नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज की जो रचना है उसका नाम क्या है? इंडिका जो है इनकी पुस्तक का नाम है। फाहियान नाम का चीनी यात्री गुप्त काल में आया था। कब आया था? गुप्त काल में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय नाम के जो शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम के शासक, उनके समय पर आया था। चीनी यात्री था। हेनसोंग जो है ये राजा हर्षवर्धन के समय पर 629 ईसा पूर्व में आया था। 645 तक रहता है, 629 से 645 ईस्वी तक रहता है। कुल मिलाकर के लगभग 16 वर्ष ये भारत में रहा हुआ था। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले कौन आया था? तो कौन सबसे पहले शासक है? आप क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसका समय जो है लगभग 323 से ईसा पूर्व से लेकर के लगभग कब तक भाई? ये 299 के आसपास या बिंदुसार। चलिए आगे का मुझे क्लियर नहीं।
723 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर होगा, यानी कि मेगास्थनीज, ये क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। रिवीजन फॉर्मेट में देखिएगा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो ध्यान रखेंगे किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर, एक यूनानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, ये राजदूत था, ध्यान रखेंगे। पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, मेगास्थनीज। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, आप जो है मेरे कंटेंट को और चीज़ों को, आवाज़ को सुनिएगा, यकीन मानिए बहुत फायदेमंद चीज़ें रहेंगी। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है, कौन सी है, इंडिका है, ध्यान रखिएगा। फाह्यान किसके काल में भारत आया था, तो अपन चर्चा कर चुके हैं, गुप्त काल में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था, ध्यान रखिएगा। जो मालवा की जलवायु थी ना, कौन सी जलवायु, मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया हुआ था फाह्यान ने। ह्वेनसांग किसके समय पर आया था, तो राजा हर्षवर्धन के समय पर आया था, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, CU की जो है ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है। इब्न बतूता किस देश से आया हुआ था, तो इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का यात्री था, और यह है 1333 ईस्वी में किसके, क्या बात करते हैं भाई, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर जो है भारत में आया हुआ था। और इसकी पुस्तक हमेशा ध्यान रखिए, रहला जो है किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, आपका जवाब होगा ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चीजें समझ में आ रही है ना, कल भी लगातार हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्या पूछ रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। बंगाल में सबसे पहले क्या होता था, गवर्नर होता था। जो फर्स्ट गवर्नर के रूप में यहाँ पर क्लाइव आया हुआ था, कौन आया था, क्लाइव आया था। लगातार गवर्नर बनते जाते हैं। अंतिम गवर्नर जो कौन रहता है, वारेन हेस्टिंग होता है। कौन होता है, वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है। वारेन हेस्टिंग के समय पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट से जो है गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो वारेन हेस्टिंग ही क्या बन जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। क्या पूछ रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इनका समय जो है 1772 से लगाकर के 86 तक जो है समय रहता है वारेन हेस्टिंग का। हालवेल ये वो व्यक्ति है जिसने ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया हुआ है। किसका, ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया हुआ है, जिसमें सिराजुद्दौला ने लगभग बहुत सारे अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था। एक काल कोठरी की घटना है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। चलिए प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, क्या पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये कब आता है, जब 1833 का अधिनियम आता है। कब आता है, 1833 का जब ये अधिनियम आता है, तो 1833 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और जो विलियम बेंटिक नाम का व्यक्ति था, ये क्या बनता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो आपके जहन में तुरंत उत्तर होगा, कैनिंग जो है प्रथम वाइसराय था। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1772 के अधिनियम से किया गया था। और इस समय पर जो गवर्नर होगा वो कौन होगा, वारेन हेस्टिंग इस समय पर क्या था, गवर्नर था। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जो लॉर्ड वेलेजली है, क्या वेलेजली, जिसका समय जो है 1798 से लेकर के क्या 1798 से लेकर के 1805 तक इनका समय रहता है। कौन है, वेलेजली ने सहायक संधि व्यवस्था लागू की हुई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जो लॉर्ड रिपन है, रिपन को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इनका समय है 1880 से लेकर 84 तक जो है रिपन का समय रहता है। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं, तो कॉर्नवालिस को जो है क्या कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। और कॉर्नवालिस का समय जो है 1786 से लेकर के 93 तक जो है कॉर्नवालिस का समय रहता है। और कॉर्नवालिस ने ही पुलिस सेवा और न्यायिक सेवा, सिविल सेवा इत्यादि का जनक भी किसे कहते हैं, कॉर्नवालिस को ही कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है। बात सही कर रहे हैं ना, कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है, वेयर इज द कश्मीर वैली लोकेटेड। तो अपन ने कल इसकी क्या की हुई थी, विस्तृत व्याख्या की हुई थी कि एक हिमालय है, इस हिमालय का नाम है बाह्य हिमालय। कौन सा हिमालय, बाह्य हिमालय।
तो बा हिमालय या इसी को क्या कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों के द्वारा जो क्या कर दिया जाता है, जो इसके मध्य हिमालय है यानी कि लघु हिमालय है, उन श्रेणियों को छोटे-छोटे भागों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया गया है। और इन श्रेणियों को अपन ने कहा था कि इन श्रेणियों के नाम में देखें तो ये श्रेणी कौन थी, पीर पंजाल श्रेणी थी, ये आपकी धौलाधर श्रेणी थी, ये धौलाधर श्रेणी थी, ये नाग टिब्बा श्रेणी थी, ये महाभारत श्रेणी थी। ठीक है, तो ये श्रेणियां थी। और अपन ने चर्चा की थी कि यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है झेलम नदी, यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी, यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है क्या, काली नदी होगी, और यहाँ पर बाघामती नदी आती है। इन नदियों द्वारा क्या की जाती है, घाटी का निर्माण किया जाता है। तो कई बार प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, आपसे पूछे यहाँ पर जो घाटी बनती है इसे क्या कहते हैं, कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो घाटी बनती है तो इसे कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है, कुल्लू मनाली घाटी इसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। और जो नाग टिब्बा में यहाँ पर भी जो है घाटी बनती है, और महाभारत श्रेणी में यहाँ पर काठमांडू घाटी बनती है, काठमांडू घाटी। तो ये घाटियां यहाँ पर स्थित हैं। आपका प्रश्न क्या है, कश्मीर घाटी कहाँ पर है, तो ये कश्मीर घाटी है, और श्रेणी का नाम क्या है, ये पीर पंजाल श्रेणी है, ऊपर महान हिमालय है। तो आपका सही जवाब क्या है, आप निकाल पाएंगे यहाँ से, तो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीर पंजाल और महान हिमालय। तो ये क्या है, महान हिमालय है, और ये श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी है। और तो इन्हीं के बीच में हो रही है। लद्दाख और जास्कर तो बहुत ऊपर हो जाते हैं, यहाँ लद्दाख, जास्कर और काराकोरम 3 श्रेणियां हैं, इनके मध्य में नहीं होगा ये धौलाधर और पीर पंजाल। देखिए धौलाधर और पीर पंजाल, तो ये है आपकी धौलाधर श्रेणी और ये पीर पंजाल है। तो यहाँ पर बनती है, तो यहाँ अगर बनती होती, यहाँ पर घाटी बनती तो कह सकते थे। तो दूसरा ऑप्शन भी जो है आपका, लेकिन बहुत अच्छा जो प्रश्न है, फंसाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कई बार जो है दिमाग लगा करके भी सॉल्व करोगे ना तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बनती है ये घाटी, यहाँ से नदी आती है, तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल यानी कि आपका ये नहीं होने वाला है। शिवालिक और मध्य हिमालय, शिवालिक तो नीचे ही पड़ता है, तो यहाँ पर नहीं होने वाली, ये भी गलत है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहीं पर जो है कौन सी भू आकृति पाई जाती है, ध्यान रखना, करेवा भू आकृति पाई जाती है, जो कि केसर की खेती के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, पीर पंजाल और महान हिमालय क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न, देखिएगा रिवीजन के, कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी पूछ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी हिमालय की सबसे ऊंची, देखिए चोटी नहीं पूछ रहा है। हिमालय में जो है 3 श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं, ये है आपकी महान हिमालय श्रेणी, और ये है आपकी लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसी को बोल देते हैं, और सबसे नीचे हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका महान हिमालय, ये हो जाएगा आपका लघु हिमालय, और ये हो जाएगा शिवालिक या बाह्य हिमालय हो जाएगा। तो सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी होगी, तो जहां पर दुनिया की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं वही तो क्या होगी, सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, अपन को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहीं पर जो है आपका नामचा पर्वत देखने को मिल जाएगी। इधर जो है आपको नंगा पर्वत देखने को मिल जाएगा, नंदा देवा देखने को मिल जाएगी, और कंचनजंगा जो है देखने को मिल जाएगी। तो दुनिया की जो है सर्वोच्च चोटियां आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। तो यही क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी भी हो जाएगी। तो सब सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, महान हिमालय जो है सबसे सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गलती मत करिएगा, K2 जो है आपका सही जवाब है। भारत में स्थित अगर पूछे तो वहां पर कंचनजंगा जवाब देंगे, और इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर हमें देखने को मिल जाती है K2 की, जो कि कहाँ पर स्थित है, POK में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है, या बाहरी श्रेणी जो है आपकी शिवालिक हो जाएगी। इसे जो है कई नामों से जानते हैं, जैसे कि कश्मीर में जो है जम्मू पहाड़ियों, कश्मीर या में जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसे चुरिया मुरिया पहाड़ी भी कहा जाता है, नेपाल में जो है इसे चुरिया मुरिया पहाड़ी भी कहा जाता है, किसे, शिवालिक हिमालय को, चूंकि सबसे बाहर स्थित है तो बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। फूलों की घाटी ये कहाँ पर स्थित है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, और यह एक क्या है, नेशनल पार्क भी है, ध्यान रखिएगा। और यह आई थिंक मुझे लगता है भाई ये सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा कि अनाई मुदी जो है,
अनाई-मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई-मुदी, और इसकी जो ऊंचाई है 2697 मीटर। 2697 मीटर जो इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी, केरल राज्य में देखने को यह मिल जाएगी। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चा में है। अरावली 1722 मीटर में देखने को मिलती है और उसका नाम क्या है, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स से, कल जो है काफी लंबा समय ले लिया था, थोड़ी सी आज जो है हम कोशिश इफेक्ट भी कम कर दिए हैं ताकि जो है वो करते रहे। यकीन मानिएगा भाई अपने पास में अनबिलीवेबल क्षमता है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। शुरुआत में जब हमसे कुछ भी नहीं बनता था तो अपन उस टाइम पर जो है लंबी पढ़ाई करते थे, मतलब बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। अब तो जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अनबिलीवेबल क्षमता है, याद रखिएगा अपन जो है। और विश्वास दिलाने के लिए सब मैं बोल रहा हूँ कि अपन जो है हर चीज़ संभव बना सकते हैं। संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? इन विच पार्ट इज द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संबंधी प्रोविजन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस पार्ट में है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत का जो संविधान है क्या है, जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुल 22 भाग वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं। इन 22 भागों में से अलग अलग में सब में कुछ ना कुछ क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। और जो आपका भारतीय संविधान का जैसे एक भाग हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे भाग हैं। तो ऐसे जो 20 भाग है, कौन सा 20वां भाग है, उसमें जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिल जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो अब जो है ये 22 भाग हैं, कुछ ना कुछ प्रत्येक भाग में दिया हुआ है। तो चलिए उनमें हम अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और संविधान संशोधन संबंधी बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो कहाँ पर दिया हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, भाग 20 में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में दिया हुआ है तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे किस देश से जो है संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है तो आप क्या बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका नाम का एक देश है, वहां से हमने संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान लिए हुए हैं। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं, भाग 20 आपका सही जवाब हो जाएगा। रिवीजन कीजिएगा, संशोधन हेतु जो अनुच्छेद कौन सा है, देखिए अनुच्छेद पूछे तो 368 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 368 उसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का स्रोत क्या है, तो यानी कि कहाँ से हमने ये चीज ली हुई है, तो आप क्या बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया हुआ है, ये संशोधन लिया हुआ है। प्रथम संविधान संशोधन जो है किस वर्ष में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। अगली बात करते हैं, लघु संविधान किसे कहा जाता है, जो भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, कौन से नंबर का, 42 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसे क्या कहते हैं, मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। और ये कब हुआ था, 1976 में जो है इसे क्या है, यह संविधान संशोधन किया गया था। चलिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी गई थी, फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो मतदान की आयु है पहले 21 वर्ष होती थी और इसे 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से यह आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये मतदान की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान हमें दिया हुआ है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था, याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जो है ये क्या दिया गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और कहाँ पर दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे, भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है ये दर्जा दिया गया था। और इसके लिए भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लगा करके अनुच्छेद 243 कब तक भाई, 243 से एन तक शायद आर्टिकल हैं, कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे, 16 अनुच्छेद पंचायती राज के लिए जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पूछ रहा है प्रश्न सिंधु सभ्यता का, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखिएगा अगर संरचना पूछे फ्रेंड्स, क्या पूछे, अगर पूछे सबसे बड़ी संरचना कौन सी, तो निश्चित रूप से आपका जो है अन्नागार जो है, जो कहाँ पर पाया गया है, हड़प्पा नाम के स्थल में जो अन्नागार पाया गया है वो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, फिजिकल स्ट्रक्चर हो जाएगी। लेकिन पूछ रहा है लार्जेस्ट साइट, पूछ रहा है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या स्थल पूछ रहा है, तो निसंदेह इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि वर्तमान ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ये भी आपका पाकिस्तान में हो जाएगा।
और राखीगढ़ी की बात करें तो ये वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, और लोथल आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये वर्तमान में जो है गुजरात में स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो के चलिए क्वेश्चन से देखते हैं भाई। सही उत्तर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे कि 1921 में जो है क्या की गई थी, 1921 में जो है इसकी खोज की गई थी, और खोज किसने की हुई थी, तो आई थिंक जो है दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दयाराम दयाराम साहनी द्वारा जो है क्या की गई थी, खोज की गई थी। हालांकि इस समय पर जो पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन मार्शल। तो ये क्या थे, एक मतलब यहाँ के स्थानीय स्तर के अधिकारी थे। अगर पूछे इस समय पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी कौन थे, तो जॉन मार्शल जो है इस समय पर क्या थे, पुरातत्व विभाग के जो है हेड थे। देखते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमेशा याद रखेंगे मृतकों का टीला जो है क्या होता है, इसका मृतकों का टीला क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। दरअसल यह नाम जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जब वो रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च के दौरान यहाँ पर 7 लेयर प्राप्त हुई थी। इसका मतलब ये था कि ये नगर 7 बार जो है पानी से बाढ़ में डूबा हुआ है। किस में डूबा हुआ है, बाढ़ में डूबा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ कई सारे लोग दब गए हैं, तो उनका जो बना हुआ है टीला है, तो मृतकों का टीला ऐसे कह दिया जाता है। अगली बात करते हैं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, लोथल जो है ये क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर है। जहां पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़ा बंदरगाह देखने को मिल जाता है, और यहाँ से जो है चीजें विश्व स्तर पर निर्यात की जाती थी। अगली बात करते हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे विशाल स्नानागार आप ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। विशाल स्नानागार में यूं मानिएगा, जो ये विशाल स्नानागार है बहुत बड़ा तालाब होता था। यहाँ पर जो है सामूहिक स्नान लोग करते थे, सामूहिक स्नान लोग करते थे। आपने कुंभ मेला नहाया होगा या फिर नाम सुना होगा, तो आपने जो है कुंभ मेला नहाया होगा, सामूहिक स्नान किया होगा। तो वैसे ही जो है कुंभ में जैसे वर्तमान में भीड़ लगती है इलाहाबाद में, वैसे ही सामूहिक स्नान इस विशाल स्नानागार में किए जाते थे। यह जो है किससे बना हुआ है, पक्की संरचना बनी हुई है। यह जो है ईंटों से बनी हुई है। इसमें जो है बहुत सारे जो है कमरे बने हुए हैं ऊपर की ओर, जहाँ जो है स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करना वगैरह जैसे कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो मुझे डाटा तो इतना याद नहीं एग्जैक्ट की कितनी लंबाई थी। और बात करें तो इसमें जो है जैसे कि विभिन्न प्रकार के जैसे वार्षिक त्योहार वगैरह होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं, उस दौरान यहाँ पर स्नान किया जाता था। और बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो क्या कहते हैं इसे, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब आश्चर्यजनक स्थल कहा हुआ है, आश्चर्यजनक स्थल कहते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह प्रश्न जो है एमपीपीएससी मेंस 2021 पेपर में ये आपका 5 नंबर में प्रश्न आया हुआ था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर टिप्पणी कीजिए। तो यही सब बातें मिला करके आप जो है बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि कालीबंगा नामक स्थल से जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यह स्थल आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह फ्रेंड्स स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि सबसे अगर महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात की जाए तो R37 यहीं से पाया हो गया था। एक कब्र का नाम है ये। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न अगला है अपने पास में, क्या मजा आ रहा है भाई या नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लास्ट में बताइएगा, क्योंकि चीजें जो है आपके फीडबैक की जरूरत है मुझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह जो है 28 दिसंबर के दिन हुई थी, और वो तिथि थी 1855 की तिथि थी। और ए ओ ह्यूम नाम का एक जो है अंग्रेज था, जिसका पूरा नाम होता है एलन ऑक्टोबियम ह्यूम। यह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, और इनके नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के भारतीयों द्वारा मिलकर के क्या की गई थी, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इस समय अगर बात करें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल था। क्या नाम था, डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है इस गवर्नर जनरल का नाम था। इसका समय जो है 1884 से लेकर के लगभग आई थिंक 88 तक रहता है, ठीक है। 88 तक जो है इसका समय देखने को मिल जाता है। किसका, डफरिन का। डफरिन कांग्रेस की स्थापना पर कहता है कि यह सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था है। किसकी है, सूक्ष्मदर्शी लोगों की क्या है, संस्था है। मतलब कहने का आशय ये है, डफरिन का मानना था
कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ भी हमारा नहीं कर सकते हैं। आगे चल कर के आपने कांग्रेस के जलवे देखे होंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1885 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और कांग्रेस जो है क्या है, नेशनल स्तर का जो है एक मंच है जिसमें जो है सभी लोगों को किया था। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या करता था, कांग्रेस पार्टी जो है ये बैठक करती थी, और बैठक करने का कुछ क्रम इसका इस प्रकार से होता था कि कभी ये इधर करती थी एक साल, फिर एक साल इधर करती थी, फिर एक साल इधर करती थी, पूरे भारत में लोगों को जोड़ने का कार्य करती थी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो सबसे अगर एक व्यक्ति का नाम पूछे तो ए.ओ. ह्यूम जो है इनके संस्थापक थे। बाकी इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी ऐसे बहुत सारे लोग जो है शामिल थे। प्रश्न पूछे इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था, व्योमेश, WC बनर्जी कह देते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, बंबई में हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछे कि इस पहली बैठक में जो है महासचिव कौन थे, क्या अगर आपसे पूछे महासचिव तो ए.ओ. ह्यूम जो है महासचिव थे। ए.ओ. ह्यूम के बारे में याद रखना, इन्हें जो है शिमला का संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिमला का संत भी कहा जाता है। इन्हें जो है पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इनकी जो जीवनी लिखी थी वो वेडरबर्न द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगली बात करते हैं। ए.ओ. ह्यूम का एक कथन जो है बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एक परीक्षा में आया हुआ था, ध्यान रखना। एक आपने गवर्नर जनरल सुना होगा जिसका नाम था लिटन। क्या नाम था, लिटन। और लिटन जो है ये 1800 जो है 76 से शुरू होता है, 1880 तक जो है गवर्नर जनरल रहता है। लिटन जो है 1876 से लेकर के 1880 तक गवर्नर जनरल रहता है, और बहुत खतरनाक गवर्नर जनरल था। प्रतिक्रियावादी जो है यह क्या था, गवर्नर जनरल था। जैसे कि इसके समय पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, उस समय पर इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और लाखों लोग जहां भूख से मारे गए थे। दूसरी बात करें, इसने जो है 1878 में जो है प्रेस एक्ट लाया था, जिसे गलघोंटू एक्ट भी कहते हैं। इसके साथ ही इसने जो है एक आर्म्स एक्ट लाया हुआ था, लोगों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ इसने जो है और भी अगर बात करें तो बहुत सारे काम किए हुए थे भारतीयों के खिलाफ में। तो इन सभी खिलाफों के जो है कार्यों के खिलाफ है, जब ए.ओ. ह्यूम जो है क्या कहता है, इस समय पर अपना कमेंट करता है कि लिटन के इन प्रतिक्रियावादी कार्यों ने भारत को क्या कर दिया है, एक बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया है। जिस दिन फट गई तो क्या है, साले जो सारे अंग्रेज क्या हो जाएंगे, इसमें ब्लास्ट हो जाएंगे। तो ये जो है स्टेटमेंट लिटन के लिए ए.ओ. ह्यूम द्वारा कहा गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप जवाब देंगे एनी बेसेंट जो है क्या थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 में जो है इन्होंने अध्यक्षता की हुई थी कलकत्ता अधिवेशन की। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो ये, अगर हम बात करते हैं किसकी, कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो आप तैयबजी जी का नाम सुना होगा, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयबजी जी जो हैं, ये तैयब जी, ये क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। गांधी जी का बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था, और ये कहां पर, कर्नाटक में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। स्थापना के समय वाइसराय कौन थे, यानी कांग्रेस की स्थापना के समय जो वाइसराय थे उनका नाम क्या है, डफरेन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये 1800 क्या बात करते हो, 1828 है। ठीक है, कुछ 1028 1828 है, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं। ठीक है, गंगा की लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी नदी जो कितनी है, ये आपकी गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है, भारत के अंदर बात की जा रही है। ठीक है, लगभग 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हमें देखने को मिल जाती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी देखने को मिल जाती है, 2525 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। वही गोदावरी की अगर बात करेंगे तो 1400 कितनी, 1401 किलोमीटर जो है गोदावरी की लंबाई देखने को मिल जाती है। और नर्मदा की लंबाई जो है 1313 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। और कृष्णा की बात करेंगे तो ये 1365 किलोमीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत हूँ लगता है, 1465 यहाँ पर है, 13 और 1401 कृष्णा की है। तो आप थोड़ा सा जो है क्या कीजिएगा, देखिएगा, मैं मिटा देता हूँ भाई। ठीक है,
तो या तो मैं बता दे रहा हूँ, इसकी लिख देता हूँ, 1465 भी हो सकती है, मुझे याद नहीं थोड़ा सा, या फिर 1401 होगी। अगर 1465 इसकी है तो फिर 1401 किसकी है? कृष्णा नदी की लंबाई होगी। चलिए देख लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी गंगा हो जाएगी। और गंगा नदी की अगर मैं फ्रेंड्स थोड़ी सी बात करता हूँ, बाकी अपन देखेंगे क्वेश्चन जो भी होंगे, तो अगर गंगा नदी को थोड़ा सा भी हम समझ लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है यूं गंगा नदी मान लीजिएगा ऐसे, यहाँ से जो है निकलती है गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से, और इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। और इधर से एक नदी आती है सांगपुर रिवर, जिसे आगे चल करके ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये दोनों मिल जाती हैं। कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा नदी को जो है यहाँ पर बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, अगर पूछे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे ब्रह्मपुत्र, क्या बात करते हैं भाई, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है कहें कि बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानता है। जब दोनों ये नदियां मिल जाती हैं तो इनकी संगम धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेघना। शब्द हमेशा क्लियर रखिएगा। जमुना, मेघना और पद्मा क्या है? पद्मा गंगा के लिए, जमुना ब्रह्मपुत्र के लिए, मेघना दोनों की संगम धारा के लिए। ध्यान रखिएगा, गंगा जो है सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए, गंगा जो है 2525 किलोमीटर में लंबी देखने को मिल जाती है। रिवीजन की बात कर लेते हैं। गंगा का जो है निकास स्थल यानी कि उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे? ये गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से जो है, या हिमनद बोलिए, यहाँ से क्या होता है? गंगा का उद्गम होता है। और यह हिमनद जो है उत्तराखंड में हमें देखने को मिल जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? पद्मा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी को जो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आपसे पूछे वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, सेम टू सेम जो है गोदावरी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्या बात करते हो भाई, सबसे लंबी सहायक नदी में बात करें तो कौन हो सकती है? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। तो यमुना जो है, गंगा सबसे बड़ी क्या है? नदी है। सबसे बड़ी नदी की ही सहायक नदी होगी तो उसका नाम है यमुना, जो है सबसे लंबी सहायक नदी है भारत के अंदर। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना की सहायक नदी है अपने यहाँ से बहुत सारी है, मध्य प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? विच पार्ट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल? देखिए, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जिसमें अधिकार से होता है, जिसमें राइट्स की बात की जाती है, अधिकार या राइट्स की बात की जाती है, तो उसमें, और हम यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 को अगर देखेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाते हैं? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार देखने को मिल जाते हैं। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे? भाग 3 को कहेंगे। पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का जो हमने प्रावधान लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो भाग 3 सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछे मौलिक अधिकारों का स्रोत देश कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि अमेरिका देश से हमने क्या लिए हुए हैं? मौलिक अधिकार लिए हुए हैं। आपसे पूछे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 17 है उसमें अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जिसे आप छुआछूत भी कहते हैं। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 18 में यानी कि 18 में क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। जो पहले राजा साहब हुआ करते थे, वो राजा साहब अपना टाइटल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी आर्टिकल के तहत जो है क्या की जाती है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, इसे प्रतिषेध होती है, इसी प्रकार से अधिकार परीक्षा होती है, इसी प्रकार से जो है परमादेश होती है। इसे 5 रिट जारी की जाती हैं। अगली बात करें, शिक्षा का मौलिक अधिकार कौन सा है? देखिएगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार अगर बात की जाए तो संविधान का जो आर्टिकल 21A जो है, इसमें जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को
कब तक? 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के लिए क्या दिया गया है? निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार पहले नहीं हुआ करता था। यह भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जब 86वां संविधान संशोधन किया गया था, कब? 2002 में, तब से यह अधिकार जो है दिया गया है। पहले यह अधिकार डीपीएसपी के अंतर्गत हुआ करता था। आर्टिकल 45 में यह अधिकार हुआ करता था। अगली बात करते हैं कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अगर बात करें मूल रूप से कितनी थी, तो मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। और जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, इसके माध्यम से जो है क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश? सही जवाब बताना है आपको। सिगार जो है सही जवाब हो जाएगा। आई थिंक 881 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी। कितनी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी भाई? एक बात और, कई बार जो क्या हो जाती है ना चीजें, डाटा वगैरह फिक्स बताने में थोड़ा सा क्या हो जाता है। मैंने क्या बता दिया भाई? देखो, ठीक है, सिगार बता दिया है। तो कभी जो छोटी मोटी गलती हो जाया करे तो उसे माफ कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलाने से कुछ चीजें जो है अनबैलेंस हो जाती है। देखिएगा क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा धूपगढ़ हो जाएगा। और 1350 जो है मीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। सिद्ध बाबा की अगर बात करें 1172 मीटर है ऊंचाई है इसकी। और ये बुंदेलखंड की जो क्या है सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। अमरकंटक की बात करेंगे तो 1067 मीटर जो है ऊंची चोटी है। और यह मैकल श्रेणी की क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा। सिगार जो है 881 मीटर देखने को मिल जाएगी। और यह मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा कौन सा बच गया भाई? विंध्याचल पर्वत की अगर बात करेंगे, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको जो है सद्भावना देखने को मिल जाएगी। सद्भावना देखने को मिल जाएगी जो 752 मीटर ऊंची है। दमोह जिले में क्या है, स्थित है। दूसरी बात करें तो एक जो है क्या नाम भाई, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी हमें टोगरा देखने को मिल जाएगी। टोगरा श्योपुर जिला में स्थित है। कौन से जिला में? श्योपुर जिला में। 428 मीटर यह जो है ऊंचाई देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं, धूपगढ़ किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये सतपुड़ा पर्वतमाला में आपकी ये चोटी स्थित है, धूपगढ़ है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सिगार जो है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा सद्भावना। सद्भावना कहते हैं इसी गुडविल इंग्लिश में बोल दिया जाता है। कालू माघी इसी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो आपका जवाब होगा पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अमरकंटक से निकलने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो 2 नदियां यहाँ से निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। एमपी का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? क्या है भाई? मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हो जाएगा मलखंभ। ठीक है। मलखंभ अकेडमी कहाँ पर होगी? उज्जैन में जो है मलखंभ अकेडमी स्थित है। चीजें मजा आ रही हैं या नहीं आ रही भाई? आगे बढ़ जाइएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? किसका जो है मात्रक है? तो प्रकाश, ध्यान रखिएगा, ये जो है दूरी का मात्रक होता है। क्या? प्रकाश वर्ष। दूरी के सबसे बड़े मात्रक में अगर बात किया जाए तो पारसेक होता है। क्या है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। उसके बाद जो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष जो होता है उसे क्या कहते हैं? दूरी पारसेक के बाद जो है LY से संकेत होता है, प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो इससे छोटा मात्रक होता है। लाइट ईयर क्या होता है? एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो दूरी का मात्रक है। और देखिएगा दूरी के बहुत सारे मात्रक होते हैं। सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, डेकामीटर भी हो सकता है, पारसेक भी हो सकता है, और क्या बहुत कुछ हो सकते हैं। यहाँ तक कि एंगस्ट्रॉम भी क्या होता है? दूरी का ही मात्रक होता है। छोटी से छोटी दूरी मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कुछ चीजें और इसमें क्वेश्चन वगैरह। आपसे प्रश्न पूछे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो आपका जवाब क्या आएगा? पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो आप जवाब देंगे कि डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है?
पास्कल जो है दाब का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है बल का मात्रक। और ऐसे भाई क्या बोलते हैं डाइन भी होता है, वो सीजीएस मात्रक होता है। आगे बढ़ जाते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन क्या है भाई, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, जिंक धातु पाई जाती है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलने वाला, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। और पूछ रहा है प्रश्न विच डिसीज, भाई ऐसा तो नहीं है इंग्लिश में नहीं पढ़ता हूँ हिंदी में पढ़ता हूँ, मेरा मीडियम जो क्या है हिंदी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में भी अपन समझा सकते हैं, लेकिन वो क्या है हैबिट अपनी क्या है हिंदी की है, बाकी पढ़ देते हैं कि विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज जो है आपकी होती है, तो आप बताएंगे कि उस डिसीज का नाम क्या है। मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, मधुमेह रोग। देखिएगा एक होता है भाई डायबिटीज मिलाइटिस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। दो प्रकार के जो है रोग होते हैं। डायबिटीज मिलाइटिस जो होता है ना, ये इंसुलिन की कमी से होता है। जो इंसिपिडिस होता है वो मूत्रलता रोग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जो इंसिपिडिस होता है मूत्रलता, मतलब मूत्र की लत लग जाना, बार बार पेशाब आना, वो रोग होता है। और वह जो है क्या बोलते हैं, जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है उसके कमी के कारण हो जाता है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज, ये मधुमेह। पूछे इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, बताएंगे जिंक। आपसे पूछे इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है, तो आप क्या बताएंगे, अग्नाशय द्वारा जो है इसका स्त्रावण किया जाता है। कार्य क्या होता है, इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है शुगर की मात्रा का नियमन करना। और जब ये खराब हो जाता है यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो शुगर कहाँ पहुंच जाती है, कंट्रोल नहीं हो पाती है, ब्लड में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड में। और ब्लड से जो है कहाँ पहुंच जाती है, आपकी किडनी में। और किडनी से जब आप क्या करते हैं, यूरिन यूरिन का त्याग करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसमें यह शुगर पेशाब में आती हैं और इसमें जो है मूत्र में चींटियां लगने लगती हैं। इससे पहचान की जाती है रोग की कि कौन सा रोग है आपको, मधुमेह रोग होने वाला या होने वाला नहीं, हो चुका है। ठीक है। बेरी बेरी रोग जो है यह विटामिन बी1 की कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है ये ब्लड की कमी जो होती है, आरबीसी जब क्या हो जाती है, आरबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी। घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, तो भाई आपका जवाब क्या होगा कि इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि अग्नाशय की जो बीटा कोशिका होती हैं, बीटा कोशिका अग्नाशय से जो है इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं, पैनक्रियास। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटिंग एवं बेस्ट द्वारा जो है इनकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। याद रखिएगा भाई गजब के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। बैटिंग और बेस्ट ने खोज की हुई थी। अभी मुझसे प्रश्न पूछा हैजा की खोज किसने की थी, निमोनिया की खोज किसने की थी, अपन को जो है 50% में तुक्का लगाना पड़ा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, घेंघा, गोइटर बोल देते हैं इंग्लिश में इसी को। तो गला में जो है सूजन हो जाता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा, देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाएगा, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। आयरन बोले तो आयरन किसका हिस्सा होता है भाई, आयरन बात करें तो यह जो है आरबीसीज का मुख्य हिस्सा होता है, यानी कि ब्लड का मुख्य हिस्सा होता है। और ब्लड की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, आप क्या बताएंगे, एनीमिया हो जाएगा। खून की कमी ही तो क्या है, एनीमिया है। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, रतौंधी रोग जो है किसकी कमी से होता है, रतौंधी। इसी को बोलते हैं ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया भी इसी को बोला जाता है, विटामिन ए की कमी से। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो है मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है, या पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष को भी जो कंट्रोल करने वाली होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो आपसे पूछे पीयूष ग्रंथि का या इंडोक्राइन सिस्टम का सुप्रीम कमांडर किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि जहां पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो इंडोक्राइन सिस्टम का सुप्रीम कमांडर बन जाता है वो, भूख प्यास प्यार सब कुछ हाइपोथैलेमस से होता है।
ओजोन परत से आपसे प्रश्न पूछा गया कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो इन विच लेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, कहाँ पाई जाती है, तो सिंपल सा स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को हमें मिल जाती है, समताप मंडल में। अगर मैं बात करूं समझाने में थोड़ी सी भी, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो ये वाला मंडल है इसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद का जो मंडल है उसे समताप मंडल, फिर क्या होता है, मध्य मंडल, फिर क्या होता है, ताप मंडल या आयन मंडल, फिर इसके बाद क्या होता है, बाह्य मंडल होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ मान लीजिएगा ये आपका चीजें समझ लीजिएगा भाई, ये क्या है आपका क्षोभ मंडल है, ये क्या है क्षोभ मंडल है, ये आपका क्या है समताप मंडल है, ये क्या है आपका मध्य मंडल है, ये कौन सा है आयन मंडल है, और ये कौन सा है बाह्य मंडल है। तो ऐसे क्या होते हैं कि मंडल होते हैं, हर मंडल में कुछ ना कुछ क्या होती है, आपकी घटना होती है। यहाँ पर जितनी भी आप हवा चलती है, मौसम बदलता है, जलवायु परिवर्तन, बादल, ये सभी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, यहाँ पर होती हैं। हमेशा मौसम यहीं पर बदलता रहता है क्षोभ मंडल में, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, परिवर्तनशील मंडल भी कह दिया जाता है। ओजोन परत आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है, समताप मंडल में। मध्य मंडल में अगर बात करें तो उल्कापात की घटनाएं यहीं पर देखने को मिलती हैं। आयन मंडल में खासतौर से यहाँ पर तरंगे जो है परिवर्तित होती हैं, आप जिसे रेडियो तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे यहीं से परिवर्तित होती हैं। अब बाह्य मंडल में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर जो है जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं ना, यहाँ से जो अंतरिक्ष वगैरह में ग्रह भी यहीं पर लगाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मौसम संबंधी घटनाएं जो है आपकी कहाँ पर होती हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं यह क्षोभ मंडल में हमें देखने को मिल जाती हैं, जो सबसे निचला मंडल है। अगली बात करते हैं वायुयान जो उड़ाने हेतु आदर्श परत कौन सा, मतलब जो आप हवाई जहाज देखते हैं, नेताजी को देखते हैं, वो कहाँ पर सब उड़ते रहते हैं, ये बात की जाए तो समताप मंडल में। अगर समताप ना आए तो मध्य भी कह सकते हैं, क्योंकि समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर उड़ते हैं, तो समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल में जो है हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन को रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए थे, कनाडा में हुआ था। ओजोन परत की मोटाई की इकाई, मतलब ओजोन परत किससे मापते हैं, तो आप क्या बताएंगे, डॉप्सन नाम की जो यूनिट होती है उससे क्या किया जाता है, ओजोन परत का मापन किया जाता है। रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं कहाँ पर, ये आपके तो क्या बताएंगे, आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है आयन मंडल में। आपसे प्रश्न पूछे ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो क्या है, ओजोन को नष्ट करने वाली मुख्यतः गैस होती है। आगे बढ़ जाते हैं, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्मेड। तो देखिएगा हमारे पास में सबसे पहले एक आयोग होता था, उस आयोग का नाम क्या है, योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसे आगे चल करके कब 1 जनवरी 2015 को जो है इसके स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया, जिसका नाम था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 को जो है यह आयोग बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, नीति आयोग, ध्यान रखिएगा। स्थापना, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। ये क्या करता है, सरकार को जो सलाह देने का कार्य करता है। नीति आयोग को भारत का क्या कहा जाता है, थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारत कैसे थिंक टैंक भी कहते हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो देश का प्रधानमंत्री है कोई भी हो वो क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का प्रतिस्थापन, मतलब कि उसके स्थान पर आया हुआ था कब, 1 जनवरी 2015 को जो है कौन आ गया था, नीति आयोग आ गया था। खास अंतर क्या है दोनों में, खास अंतर ये है कि भाई ये बॉटम टू टॉप काम करता है, वो टॉप टू बॉटम का करता था। नीति आयोग का स्वरूप कैसा है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है एक गैर संवैधानिक आयोग है। कैसा है, गैर संवैधानिक, मतलब इसमें संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। भारत का थिंक टैंक कौन कहलाता है, तो जो नीति आयोग है उसे क्या कहा जाता है, भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, क्या बताना है आपको, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा अरविंद पनगड़िया जो थे। अरविंद पनगड़िया जो है क्या है, नीति आयोग के ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे बात करें नीति आयोग का पूरा नाम, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि वर्तमान नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और अगर बात करेंगे वर्तमान में तो इसके सीईओ देखेंगे तो BRB सुब्रमण्यम जो है इसके क्या है, सीईओ हैं। और
उपाध्यक्ष अगर बात करेंगे तो इनके उपाध्यक्ष सुमन बेरी क्या हो जाएंगे, उपाध्यक्ष हो जाएंगे। तो वर्तमान में देखेंगे सुमन बेरी का नाम याद रखना है। ये क्या है, उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के। सीईओ जो सुब्रमण्यम साहब हैं, सुब्रमण्यम, ये क्या हो जाएंगे वर्तमान में इसके सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो आप क्या बताएंगे, एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में स्थित है। क्या काजीरंगा नेशनल पार्क बस है असम में? एक जू नहीं, बहुत से राष्ट्रीय उद्यान है भाई। एक है वहाँ 7 राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग कितने हैं 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नेवेरी है, ओरांग हो जाएगा, ओरांग हो जाएगा, मानस हो जाएगा, और मुझे खुद नहीं याद आ रहा है, चलिए देखते हैं फिर। अभी नेशनल पार्क के प्रश्न होंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा गुजरात में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, ये क्या है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में जो है आपका स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1973 में हुई थी। और इसके तहत जो है टाइगर को जो है क्या बना दिया गया था, एक कानूनी जीव बना दिया गया था। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ, पार्क क्या बात कर रहा है, एकमात्र तैरता हुआ, देख अगर नाम पूछे तो उसका नाम है केवल लैमजाओ, केबुल लामजाओ। ये क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है भाई, झील के ऊपर बना हुआ है, लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है। और ये कहाँ पर है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। तो एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र से ऊपर में स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो बड़ा ग्रह की बात करें तो जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सर्वाधिक अगर पूछे छल्लों वाला ग्रह कौन सा है, छल्ला युक्त ग्रह, वलय युक्त ग्रह, वो कौन सा है? शनि है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे मंगल को। पृथ्वी को जो है क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? मीथेन और जल की उपस्थिति के कारण। आगे बात करते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है आपका कौन सा हो जाएगा, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। आपसे पूछे लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे, मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार या भोर का तारा, ठीक है, जैसे किसे बोलते हैं, शुक्र को जो है भोर का तारा बोला जाता है, शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। बहुत अच्छा लॉजिक वाला प्रश्न है। अगर मैं बात करूं सौरमंडल की, तो ये मान लीजिएगा जैसे सूर्य है, तो सूर्य के बाद हो जाएगा बुध, फिर शुक्र, फिर क्या, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि, फिर बृहस्पति अरुण वरुण, तो ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बुध, फिर यहाँ पर हो जाएगा शुक्र, यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ पर हो जाएगा मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि बृहस्पति अरुण वरुण, यम ये हो जाएंगे। तो आपसे देखिएगा सबसे नजदीक ग्रह तो कौन सा है, बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। देखिएगा है ना लॉजिक वाला प्रश्न है। सबसे गर्म किसे होना चाहिए, बुध को होना चाहिए, लेकिन बुध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शायद आई थिंक इसके ऊपर वायुमंडल नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? क्या बात कर रहे हैं, यहाँ प्लेस लिखा हुआ है, स्थान पूछ रहा है, यहाँ पर कब पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अपन दोनों चर्चा कर लेंगे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब देखिएगा पूछे, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1521 में जो है हुआ था। अब क्या बात करते हो भाई, 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किन के मध्य में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोधी के जो है यह मध्य में हुआ था। परिणाम की अगर बात करें तो इब्राहिम जो है पराजय हुआ था, बाबर की जो है जीत हुई थी। और इसके बाद भारत में जो है मुगल साम्राज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुआ था? पानीपत नामक स्थान में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। देखिएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1526 सही हो जाएगा। सेकेंड युद्ध जो है 1556 में हुआ था। 1761 में जो है पानीपत का क्या थर्ड युद्ध हुआ था।
और 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 हो जाएगा। 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में जो है ये राजस्थान में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप, राणा प्रताप जी और जो है वर्सेस किसके, मुगल सेना यानी कि अकबर के मध्य में यह युद्ध हुआ था, अकबर की सेना के मध्य में। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो है ये कब भाई, डेट देखिएगा, संभालिएगा थोड़ा सा, मैं अक्टूबर 1764 में जो है हुआ था बक्सर का युद्ध है। आपातकालीन उपबंध है किस भाग में है? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि आपातकाल संबंधी जो उपबंध है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपात संबंधी उपबंध जो है कहाँ पर किए गए हैं? अच्छा, एक प्रश्न भाई अपन ने किया हुआ था, मुझे लगता है वो जो, क्या नाम है उस प्रश्न का, जस्ट मिनट, 13 राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ गया यार, एक जस्ट मिनट रुकेंगे ताकि मुझे लगता है गलत ना हो जाएगी। मेघस्तनी, पीर पंजाल, कश्मीर घाटी, बंगाल, संविधान, संविधान संशोधन भाग 20 में है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। और आपातकाल का उपबंध, चलिए ठीक है, ये तो बहुत लंबे निकल गया। जो हो चुका है, नीति हो चुका था। और सबसे बड़ा है बृहस्पति, पानीपत का युद्ध, आपातकालीन धरती। चलो ठीक है। आपातकाल संबंधी जो है उपबंध किसमें है? इमरजेंसी प्रोविजन आर इन विच पार्ट में है। मतलब ये पूछता संविधान के किस भाग में जो है इमरजेंसी प्रोविजन है, तो आपका पार्ट 18 हो जाएगा। देखिएगा, पार्ट 18 जो भारतीय संविधान का भाग 18 है, इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, आपातकालीन उपबंधों की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध है, हमेशा तीनों आर्टिकल आपको रट लेना है। एक ध्यान रख लेना अनुच्छेद 352, एक ध्यान रख लेना अनुच्छेद 356, एक ध्यान रख लेना अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में क्या बात की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 356 में जो बात की गई है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। 360 में जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है? वित्तीय आपातकाल की बातें की गई है। अब देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 356 में है। क्या बात कर दी, गलती कर दी ना, देखिए 352 में हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में हो जाएगा। निर्वाचन इलेक्शन संबंधी भाग की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान का जो भाग 15 है उसमें चुनाव आयोग की जो है अपन क्या की गई है, चर्चा की गई है। यूपीएससी की जो है 14 में है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य संबंधी भाग जो है ये भारतीय संविधान का भाग 4 का जो है ये है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या किया गया था, ऐड किया गया था। डाउन सिंड्रोम देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे जो, देखिए ये सभी सिलेबस में, पूरे सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन सभी यूनिट से हैं। बहुत अच्छा रिवीजन होगा, देख लेना भाई। सब मैं गारंटी तो नहीं लेता, कई बार जो है पढ़ाए हुए क्वेश्चन सीधे के सीधे आ जाते हैं। ठीक है, यकीन नहीं होता है। मतलब 2000 कब का, 23 का पेपर था, 23 का पेपर था। मैंने उस टाइम पर जो है पहली बार कुछ लोगों को जो है पढ़ाया हुआ था। लगभग 6 लोग थे जो अपने रूम में ही क्या किया था, पढ़ाया हुआ था। ज़्यादा नहीं, मैंने 15 दिन पढ़ाया हुआ था, सिर्फ 15 दिन डेली जो है लगभग एक यूनिट्स पर चर्चा करते थे। जो बड़ी बड़ी की यूनिट होती थी उनको जो 2 दिन में कर लेते थे। तो भाई साहब उनसे जो कुछ नहीं बनता था, सिर्फ 15 दिन पढ़े हुए थे, उनके जो है 60 से 65 क्वेश्चन, 60 प्लस क्वेश्चन जो है अपना सीधे जो है वैसे ही दे दिया था। अपन स्टार लगाते थे कि ऐसे ये प्रश्न आएंगे, तो वो क्वेश्चन आ गए थे। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा भी जो है क्या हो सकता है। ठीक है, तो कई बार जो है हो जाता है। मैं अभी भी नहीं कहता, क्या पता कहते भाई सभी के सभी क्वेश्चन यानी कि 90 प्लस क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता। देखिएगा, क्योंकि वो चीजें पर भाई चर्चा कर रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, मैं उन सभी चीजों पर चर्चा कर रहा हूं। अब बार बार चर्चा कर रहे हैं, याद भी करवाने का कार्य कर रहे हैं। व्हाट कॉज
डाउन सिंड्रोम, मतलब डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं गुणसूत्रों की बात करते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्रों की बात करते हैं, तो गुणसूत्रों में से संबंधित जो रोग होते हैं और इन रोगों को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स डिसीज कहा जाता है या आनुवांशिक रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? आनुवांशिक रोग कहा जाता है। अब ये गुणसूत्र में क्या होता है? इनकी क्या होती है? एक प्रॉपर संरचना होती है, मुझे पता नहीं भाई, थोड़ा-सा कुछ ऐसे, मतलब 4 कोने के होते हैं ये। कैसे होते हैं ये? 4 कोने के जो है गुणसूत्र होते हैं ऐसे कुछ। तो 4 कोने होते हैं इनके, ठीक है? अगर 4 कोनों में क्या हो जाती है? इनकी कोई संरचना, एक भुजा गायब हो जाती है, 2 भुजा गायब हो जाती है, तब भी क्या हो जाता है? एक रोग हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? संरचना में परिवर्तन के कारण। और तो देखना, गुणसूत्रों में जो रोग होते हैं, इनकी संरचना में अगर कोई क्या हो जाए? चेंजेस हो जाए, तब भी जो है रोग हो जाते हैं। अगर गुणसूत्रों की जो है कुछ संख्या में क्या हो जाए? संख्या में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि सामान्यतः 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, किसी में जो है 24 जोड़े हो गए या फिर 22 जोड़े हो गए, तो इनके कारण भी रोग होते हैं। तो संख्या वाली में देखें तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा ही रोग है जो कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, देखिएगा एक शब्द और बता रहा हूं, 2 शब्द जो है यहाँ पर खूब प्रयोग में आएंगे, एक होंगे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, और एक होगी मोनोसोमी। मोनोसोमी, मोनोसोमी, मोनोसोमी में क्या होता है? जो गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, ट्राइसोमी में जो है एक गुणसूत्र बढ़ जाती है, मतलब उसमें जोड़ा होता है गुणसूत्रों का। मान लीजिए क्या है? जोड़ा है, जिसमें एक्स एक्स गुणसूत्र ले लेता हूं, ये क्या है? एक जोड़ा गुणसूत्र है। अब इसमें अगर मोनोसोमी हो जाएगी तो गुणसूत्र इतना बस बचेगा, एक्स पर बचेगा। अगर इसमें जो है ट्राइसोमी हो जाएगी तो ये हो सकता है ऐसा हो जाए, एक्स एक्स वाई हो जाए, ठीक है? तो ये ट्राइसोमी का मतलब है बढ़ना, मोनोसोमी का मतलब है कम होना। तो ये शब्द जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाना क्या कहलाता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम जो है ये 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, और जब संख्या बढ़ जाती है तो यानी कि संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है? संरचना में परिवर्तन के कारण, जैसे आपने बहुत से रोग सुने होंगे, इसमें से हीमोफीलिया एक जो है फेमस रोग है, संरचना में परिवर्तन के कारण ही होता है। बाकी बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा, पटाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा होगा, सुपर फीमेल पढ़ा होगा, सुपर मेल पढ़ा होगा। ये सभी क्या है? संख्या में परिवर्तन के कारण जो होने वाले रोग हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 21वें गुणसूत्र की जो है त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। आपसे पूछे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना 23 जोड़े जो होते हैं मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। इनमें से जो है 22 जोड़े जो होते हैं एक समान होते हैं। बाकी जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। 23वां जोड़ा क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। जिसमें बात करें जो मेल है उसमें क्या होते हैं? ये एक्स एक्स होते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें क्या होते हैं? क्या बात करते हो, उल्टा हो गया ना। एक्स वाई जो है, एक्स वाई मेल में होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है गुणसूत्र समान रहते हैं, इसलिए लिंग का निर्धारक महिला कभी नहीं कर सकती है। ये प्रश्न पूछ लेता है कि जो संतान होगी, अगली संतान को जन्म देगी एक माँ, तो उसका निर्धारण किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिए हमेशा पुरुष गुणसूत्र के कारण होता है। अगर इधर से जो है एक्स क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगी? फीमेल ही होगी। अगर इधर से वाई क्रॉस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी? मेल होगा। चलिए, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो आपके दिमाग में ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम जो आएगा, सही कह रहा हूं ना मैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल ही है, ग्रेगर, ठीक है। मेंडल बस मैं लिख देता हूँ। मेंडल के नियम आपने पढ़े होंगे 12वीं में, मटर का पौधा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? अब देखिएगा, जब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम जो है, पहली बात ध्यान रखिए किस में होता है? ये महिला में होता है। क्या होता है? महिला में होता है। और इसमें क्या हो जाती है? गुणसूत्र जो है 45 हो जाते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है। अब जैसे कि 22 जोड़े तो समान हैं, 22 जोड़े समान गुणसूत्र हैं, ठीक है। अब 23वां जोड़ा जो है यहाँ पर क्या बचता है? एक्स वर बचता है। एक एक्स जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो पूछेगा वही टर्नर सिंड्रोम में क्या होने की संभावना है? तो ऐसी महिला की पूरी संभावना है कि वो महिला जो क्या हो जाएगी? एंटी फर्टिलिटी, मतलब ये शुद्ध भाषा में बोलूं भाई तो बांझपन का जो है शिकार हो सकती है, यानी कि ये संतान को जन्म देने में सक्षम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक गुणसूत्र कम है, बहुत कम चांस है कि इसमें जो है बच्चे का जन्म हो जाए। अगर होगा भी तो ऐसे में जो है कम चांस रहते हैं। यूं मान लीजिए इसमें जो है टाइम ज़्यादा होता है
गैप ज़्यादा हो जाएगा संतान उत्पत्ति में। क्यों? क्योंकि एक गुणसूत्र नहीं है जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र है, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। अगली बात करते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें जो है गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, एक बढ़ जाता है, 47 गुणसूत्र होते हैं, तो यानी कि इसमें गुणसूत्र कैसे होंगे, इसमें जो है 22 तो ज्यों के त्यों होंगे प्लस XXY हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक जो है पुरुष गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, समझ रहे हो ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा, किन्नर जो है शायद यही बन जाएंगे, क्योंकि इसके पास में पुरुष गुणसूत्र भी हो जाएगा। अब मतलब ये भाई मुझे कंफर्म नहीं थोड़ा सा कि महिला में होता है या पुरुष होता है, मैं कैसे XY लगा दूं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो है इसमें एक गुणसूत्र क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अगली बात करते हैं, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जो कि गुणसूत्रों में संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है। इसे जो है शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड जो है इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया हुआ था, तो आपको नाम याद होगा, वाटसन और क्रिक नाम के दो विद्वानों द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। समय भाई ज्यादा तो नहीं ले रहे। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज अ वायरल डिसीज, कौन सी डिसीज, वायरल डिसीज, देखिएगा है पूछ रहा है, तो वायरल डिसीज में देखेंगे तो एड्स से क्या है, वायरस डिसीज है, वायरल डिसीज है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। कुष्ठ रोग बात करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से क्या होता है, ये रोग होता है, यानी कि जीवाणु जनित होने वाला रोग है ये कुष्ठ रोग जो है। कोढ़ बोल देते हैं इसी को, लेप्रोसी इसी को बोलते हैं। सफेद एक टीबी जो है ये भी जीवाणु से होने वाला है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। और टाइफाइड जो है यह भी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु के कारण होता है, और ये एक प्रकार की बुखार भी होती है। चलिए, एड्स की पहचान हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है, देखिएगा अगर हम बात करें फ्रेंड्स से, अब इसमें टेस्ट में बहुत से टेस्ट होते हैं एड्स में, तो आप ध्यान रखेंगे एलिसा टेस्ट जो है यहाँ पर कर सकते हैं। एलिसा टेस्ट, दरअसल एलिसा टेस्ट जो होता है यह है एड्स के कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है। रेबीज रोग किसके कारण से होता है, तो जो डॉग साहब होते हैं, डॉग साहब क्या बोल रहे हैं भाई, कुत्ता साहब जो है, तो उसके काटने से होता है। वैसा क्यों, क्योंकि जो रेबीज नाम का वायरस होता है, रेबीज रेबीज रोग, ठीक है, रहने दीजिए। रेबीज वायरस जो है, रेबीज वायरस के कारण होता है क्या ये रोग, तो रेबीज वायरस कहाँ कुत्ता काटने से फैलता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो रेबीज वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग हो जाता है। मलेरिया का परजीवी का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, आपका मलेरिया रोग हो जाता है, जो कि मादा एनाफ्लीज नामक मक्खी में पाया जाता है। पीलिया प्रभावित करता है, जो पीलिया रोग होता है ये किसको प्रभावित करता है, तो ध्यान रखिएगा लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि यकृत। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड एडवर्ड जेनर द्वारा जो है चेचक के टीके का क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। बीसीजी का टीका बचाव करता है, देखिए अपन ने कल इसका पूरा नाम देखा था, बैसिलस कालमेट ग्यूरेन जो है इसका पूरा नाम होता था, और यह जो है टीबी टीबी रोग से क्या करता है, बचाव करता है बीसीजी का टीका। आगे बढ़ जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा जवाब है, सभी को पता होगा कि जिनेवा में जो है क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है, बताइएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक का, सही बात कर रहा हूँ ना, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में हो जाएगा ये। पेरिस कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क कहाँ पर हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। लॉन्ग द्वीप पर बसा हुआ है न्यूयॉर्क शहर। पेरिस जो है ये किसकी है, फ्रांस देश की क्या है, ये राजधानी है। और वियना जो है किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना, यहीं की थी एमिली। अगली बात करते हैं, देखिएगा WHO की स्थापना कब होती है, तो आप क्या बताएंगे कि 7 अप्रैल जो है 1948 को क्या हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, देखिए यूएनओ का मुख्यालय अभी आपने जो देखा था न्यूयॉर्क शहर, यहाँ पर जो है यूएनओ का मुख्यालय था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। और आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो द हेग में, क्या, द हेग,
द हेग यहाँ पर स्थित है, और द हेग जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क, सार्क भाई साउथ, मतलब क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, पूरा नाम मुझे ध्यान है, सार्क रीजनल कारपोरेशन, कुछ भी हो, मतलब दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है और इसमें 7 देश हैं और इसका मुख्यालय जो है नेपाल देश में स्थित है। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में स्थित है। सार्क ये अपन पढ़ लेंगे, अर्थव्यवस्था में टॉपिक है, जो अर्थव्यवस्था है उसमें संगठन जो दिए हुए हैं उसमें से ये सभी संगठन पढ़ने होते हैं। तो काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। अगली बात करते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में जो है आपका वाशिंगटन, जो शहर है वाशिंगटन डीसी, डीसी। अपन देखिएगा थोड़ा सा, जब आपको पता नहीं होता था, एक व्यक्ति से मैंने बहुत, ये बात है जब मैंने 2019 में जब तैयारी शुरू की थी, तो उस समय पर मैंने पूछा एक महान विभूति से, वो थोड़ा पढ़ते थे कि डीसी का भाई पूरा नाम क्या होता है ये वाशिंगटन डीसी में? तो उसने कहा डिजिटल सिटी। अरे मेरे को बड़े भाई, फिर उस समय तक मैं मान गया कि ठीक है होता होगा, लेकिन जब अपन जो धीरे धीरे पहुंचे वहां पर, तो इसका मतलब जो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो कि अमेरिका की एक शहर है, तो वाशिंगटन डीसी ये हो जाएगा। वाशिंगटन जो है अमेरिका के एक राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति हैं आई थिंक, उनके नाम पर जो है नाम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते एक क्या है? दार्शनिक वाक्य है, जिसका मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या होती है? सत्य की हमेशा जीत होती है। और यह जो है उपनिषदों से लिया गया है, और ये कौन से उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है। कौन से उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। कठ उपनिषद में अगर बात करें तो आपसे पूछे यम और नचिकेता का संवाद कहाँ पर देखने को मिल जाता है? यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का जो है प्रथम उल्लेख देखने को मिल जाता है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। ऋग्वेद जो है सबसे क्या है? पुराना वेद है, प्राचीनतम। मुंडक उपनिषद हो जाएगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका जवाब होगा 108 जो है। यम और नचिकेता का संवाद कहाँ पर दिया हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? कठोपनिषद में जो है यम नचिकेता संवाद है। आपसे पूछे गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में जो है देखने को मिल जाएगा आपका गायत्री मंत्र। किसको समर्पित है? सविता को समर्पित है। सविता बोले तो सूर्य देवता को जो है ये समर्पित है। सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। जो ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति होता था, उपनयन संस्कार के समय पर इसका गायन करता था। पूछे इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी गायत्री मंत्र की? तो महर्षि विश्वामित्र द्वारा जो क्या की गई थी, इसकी रचना की गई थी, वो भूर्भुवः स्वाहा। यही है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? क्या बताएंगे भाई? पुराणों की 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण है अपने, ठीक है। कितने हैं? 18 पुराण जो हैं, ध्यान रखिएगा। अस्तो माँ सदगमय का स्रोत क्या है? अस्तो माँ सदगमय ये भी एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? दार्शनिक वाक्य है, और यह हमें कई जगह पर देखने को मिल जाता है। ये भी मुंडक उपनिषद में भी देखने को मिलता है, आप ऋग्वेद भी कह सकते हैं, ऋग्वेद में भी यह अस्तो माँ सदगमय। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन जो भारत में 6 दर्शन हुए हैं, उनमें से पतंजलि साहब जो हैं योग दर्शन के क्या हैं? प्रतिपादक हैं। उनके ग्रंथ का नाम है योग सूत्रम। क्या नाम है? योग सूत्रम ग्रंथ में योग दर्शन बताया हुआ है। हालांकि महाभाष्य भी इनका एक ग्रंथ है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल सा प्रश्न है, सीपीयू। कंप्यूटर कंट्रोल क्या बोलते हैं भाई? इसका पूरा नाम जानते हैं क्या होता है सीपीयू का? कंप्यूटर या कंट्रोल या सेंट्रल, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है। ध्यान रखिएगा, रैम जो है क्या है? रैम यह अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी, जिसे कह सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? वोलाटाइल, वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो अस्थायी मेमोरी होती है, और ये क्या होती है? रोम जो है स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। स्थायी ऐसे बोल सकते हैं, नॉन वोलाटाइल मतलब परिवर्तनशील नहीं। वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील। हार्ड डिस्क क्या है? द्वितीय यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है एक प्रकार की, एचटी। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। और इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये जो है गणितीय या लॉजिकल कार्यों के लिए होता है, गणितीय कार्य संपन्न करता है, और ये जो है कंट्रोल करने से संबंधित होता है। कंप्यूटर के पितामह हैं,
दादाजी चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे अपने, चार्ल्स बेबेज, बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हो जाएंगे। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम ध्यान रखिएगा, यह जो है पहली बात तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक मेमोरी है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा अस्थायी मेमोरी है। कैसी है? अस्थायी मेमोरी है। तीसरी बात ध्यान रखिएगा यह है वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल में शुद्ध हिंदी में लिखो परिवर्तनशील मेमोरी है, परिवर्तनशील मेमोरी है। मतलब कि लाइट चली जाएगी, रैम खत्म हो जाएगी, जो आपने कार्य किया है वो उड़ जाएगा डाटा। अस्थायी इसलिए है क्योंकि विद्युत सप्लाई होने पर रुक जाती है। प्राथमिक इसलिए है क्योंकि यह प्रथमतः प्रयोग की जाती है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह कैसी हो जाएगी? यह भी जो है प्राथमिक मेमोरी ही है, ठीक है। तो रैम के बाद इसका स्थान आता है, प्राथमिक मेमोरी है, लेकिन यह कैसी है? स्थायी है। डाटा, लाइट चली जाएगी, डाटा नहीं जाएगा। और बात की जाए तो यह अपरिवर्तनशील मेमोरी है, अपरिवर्तनशील, ये नॉन वोलाटाइल हो जाएगी। आगे बात करते हैं भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर है। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नसली जो है, बर्नसली, इनके द्वारा क्या किया गया था? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार किया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता? हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या? जानते हैं क्या इसका मतलब क्या होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति मतलब कि जो व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति होगा वही क्या बन जाएगा? राज्यसभा का अपने आप जो है सभापति बन जाएगा। ठीक है। वेतन भत्ते इन्हें किसके रूप में मिलते हैं? इन्हें जो है वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है, सभापति के रूप में दिया जाता है। जगदीप धनखड़ जो क्या है? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ ये क्या है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति साहब हैं। अगली बात करते हैं, राज्यसभा की सदस्य, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइएगा भाई। अगर राज्यसभा का आप सदस्य बनते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनते हैं तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर प्रधानमंत्री बनते हैं कितनी? 25 वर्ष ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए अलग योग्यता नहीं है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। राष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी हो जाएगी आपकी? 35 वर्ष हो जाएगी। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। धन विधेयक पेश किया जाता है, हमेशा जो है लोकसभा में क्या करते हैं? धन विधेयक पेश करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा क्या है? इसकी अध्यक्षता की जाती है। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आज का, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? देखिएगा इसका निर्माण जो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, 800 से लगा करके 8 से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था। ध्यान रखिएगा शैली पूछे तो कौन सी शैली में बने हुए हैं? पंचायतन शैली, जो कि एक नागर शैली की क्या है? उपशैली है। फिर आपसे पूछे सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये सबसे बड़ा मंदिर है। ऐसा मंदिर जिसकी आज भी पूजा होती है तो मतंगेश्वर मंदिर है, ये पूछा है 2024 का पेपर में एमपीपीएससी में, मतंगेश्वर, मतंगेश्वर मंदिर। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, घिटाई मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है और जगदम्बा मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो इन्हें जो है 1986 में क्या किया गया था? यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। खास बात है इसमें यहाँ की मूर्ति कला, मूर्ति कला मेंस में चर्चा करेंगे भाई, इसकी इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य से बहुत सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, छतरपुर के हो तो तैयार करके जाइएगा मूर्ति कला। और बात करें और क्या, चलिए, खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा छतरपुर जिले में स्थित है। कंदरिया महादेव, देखिए मूर्ति कला का तीर्थ अगर पूछ देना किसे कहा जाता है? मूर्ति कला का तीर्थ या शिल्प केंद्र तो खजुराहो कहते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ हो जाएगा? ये छतरपुर खजुराहो में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? खजुराहो में। किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल राजा विद्याधर द्वारा महमूद गजनवी की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। यूनेस्को में शामिल होने का वर्ष कब है? तो 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? तो क्या बताएंगे? जो अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक है, उनके द्वारा क्या किया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था।
उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये देखिए, उदयगिरी की गुफाएं एक उड़ीसा में भी हैं और ये जो है विदिशा में भी हैं, अपने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ये 1957 में की गई थी और विष्णु श्रीधर वाकड़कर साहब के द्वारा की गई थी। तो चलिएगा भाई, अपन ने क्या किया ये क्लास की, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि चीज़ें जो है आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हो रही होंगी। अपन को भले ही कैसे भी करके अपन ने तैयारी की हो, लेकिन यकीन मानिएगा भाई, हम हर किसी को जो है क्या करेंगे, निःशुल्क रूप से कार्य करेंगे। चलिए, थैंक यू। टेस्ट वगैरह देते रहिएगा और लगातार पढ़िएगा। और यही कहूँगा कि अगर घर से निकल चुके हो, संकल्प बना ही लिया है कि कर ही लिया है फैसला गर ऊंची उड़ान का, तो फिर कद फिजूल है देखना आसमान का। हमेशा अभ्यास करिएगा। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मंजिल कितनी दूर है, फर्क नहीं पड़ता, जरूर जीत जाएंगे अगर जो है जज्बा है जीतने का। और जिस दिन जीत जाएंगे ना, तो वो आपके जीवन का सबसे खुशहाल पल होगा। वो मज़ा ही अलग होता है जब हजारों लोगों को अपन क्या करते हैं, गलत साबित करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, उन सबको गलत साबित करना है कि भाई हम ऐसे नहीं थे, अपन भी जो है रेगुलर विद्यार्थी हैं। चलिए, धन्यवाद।